हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का ख्याल रख ही रहे होंगे, एकदम डेफिनेटली रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका एग्जाम स्पेशल वीडियो की सीरीज में। और आज का टारगेट है 2011, बड़ा शुभ संख्या है। तो आइए 2011 के ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। केवल टिक नहीं लगाना है आंसर, समझना है कि आंसर क्या है और क्यों है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 234 ग्राम जो चीनी का घोल है उसमें 34.2 ग्राम जो है चीनी डाला गया है, तो मोलल सांद्रण बताना है। दोस्त, बड़ा सिंपल है, बस मोलल सांद्रण कैसे निकालते हैं, विलेय का मोल बटा जो विलायक है आपका उसका द्रव्यमान, वो भी केजी में। तो सबसे पहले तो ये जानिए पहला क्वेश्चन, समझिएगा जरा, रिलैक्स में। एक ही को थोड़ा सा लंबा है, बाकी सब आसान, बहुत ये भी मेथी नहीं है। ये हो गया विलायक, कितना बिलियन कितना है, तो 234.2 ग्राम। ठीक है, चीनी कितना डाला गया है दोस्त, बताओ उधर से, वहीं पे से 34.2 ग्राम। अरे यार, तो पानी कितना है इसमें, इसलिए बताओ ना विलायक कितना हुआ। विलायक जब कुल मिला के 234.2 ग्राम बिलियन है, 34.2 ग्राम इसमें चीनी है, तो पानी कितना नहीं निकल गया। विलायक हो गया 234.2 ग्राम माइनस 34.2 ग्राम इक्वल टू 200 ग्राम, मतलब 0.2 केजी। केजी में बदलना जरूरी है क्योंकि जो विलायक होता है ना उसको केजी में बदल लेते हैं। 1000 से भाग दिया, अब ये हो गया। अब एक चीज और पता लगाओ ना कि 34.2 ग्राम चीनी बराबर कितना मोल। तो मोल के लिए तो आपको चीनी का जो है मोलर द्रव्यमान पता लगाएंगे तभी ना बनेगा। तो आइए चीनी का निकाल लेते हैं। चीनी C12H22O11, ये हो गया कितना बोलिए, तो 12 गुने 12 प्लस 1 गुने 22 और प्लस 11 गुने 16, यहाँ पर 16 लिखा हुआ दोस्त, 11 गुने क्या लिखा हुआ 16, ये हो गया 342 ग्राम पर मोल। अब तो इतना हमको निकाल लेना है, इसलिए 34.2 ग्राम चीनी का मतलब हो गया 34.2 ग्राम अब बटा मोलर द्रव्यमान 342 कितना हो गया, ये 0.1 मोल निकल गया। अब क्या, तो कैसे निकालते हैं मोलल सांद्रण, विलेय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो मोल पता चल गया इतना, द्रव्यमान पता चल गया इतना, दोनों को भाग दे दीजिए, इसलिए मोललता हो गया, मोललता हो गया 0.1 बटा 0.2। ये ग्राम सॉरी ऊपर है आपका ये मोललता, मोल है ना, तो मोल पर केजी में आएगा, ये हो गया 1/2 मतलब 0.5 मोल पर केजी, उसमें नहीं दिया हुआ मोल प्रति केजी। तो इस तरह से इसका सही जवाब देखिए 0.5 कहाँ दिख रहा है, पहला का ये जवाब हो गया। अब आइए एक और सवाल जान लेते हैं। लिखा हुआ है आपको, ये नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और किसी चीज़ से रिएक्शन कराया जा रहा है और एक नाइट्रो ग्रुप जो है NH2 में कन्वर्ट हो। याद करिए, ऐसा कोई अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या, एकदम कई बार हमने आपको बताया है अपने वीडियो में। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ उस क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्त, ये याद रखना होगा आपको कि ये NO2, हालांकि यहाँ पे 2 Na2 दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा दें SN प्लस HCl से, तो SN प्लस HCl क्या करता है, NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है किसमें, NH2 में बदल देता है। तो NO2 हो गया, एक जगह छोड़ देते हैं और एक को बदल देते हैं NH2। तो इसका मतलब इसका सही जवाब कौन हुआ, तो आप देख पा रहे हैं इसका सही जवाब हुआ, कहाँ गया भाई तू, यहाँ है, यहाँ, तो 20 का सही जवाब हो गया। और चूंकि जगह नहीं है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें एक्सप्लेनेशन का और फिर बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, और सब बताएंगे। देखिए, ये 2013 के क्वेश्चन का थोड़ा सा बढ़िया लेवल है। हर सवाल में कुछ न कुछ आपको दिमाग लगाना होगा, ये नहीं है कि बन जाएगा देखते ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और होना ही चाहिए, थोड़ा मजेदार तो होना ही चाहिए। आखिर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, कोई अरे गरे बोर्ड थोड़ी ना है आपका। K4 पूरी दुनिया जब कोरोना से डर रही थी तो भी आपकी सरकार ने कहा
कि हम परीक्षा लेंगे, रिजल्ट देंगे, आपको याद है ना, आप उस बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इसमें हम लोग को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा ना। तो 4 + x - 6 = 0, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया, +2। दोस्त अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा लोहा का। तो ऐसा करते हैं कि सबसे लास्ट वाला ही लिख देते हैं। देखिए 3d6 है, 4s2 और 4p0। तो जब इस पे 2 को प्लस दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 2 को, कहाँ से निकलेंगे, एस से। तो मैंने यहाँ पर 2 को प्लस दे दिया। चलिए ठीक है, 2 को इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताइए कि डी में कितने ऑर्बिटल हैं। पूरी दुनिया जानती है, आप कैसे नहीं जानेंगे। 1 2 3 4 5। एस में कितने ऑर्बिटल, 1। पी में कितने, 3। 1 2 3। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। तो भरो मेरे भाई, 1 2 3 4 5। जब मैं कह रहा हूँ भाई तो बहन लोग भी सुन लेंगी, ये सबके लिए है, बस ऐसे मैंने कह दिया। अब देखिए 6 है तो 1 तो पेयर हो जाएगा। अब आपको याद रखना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसके लिए हमने अलग से आपको टॉपिक भी बनाया। हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा होगा कि कैसे निकाला जाता है। दोस्त स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं, अपना जगह बना लेते हैं। जो बढ़िया रहता है जबरदस्ती लाता है, अपना जगह नहीं सीट खाली करा लेता है। तो ये सीट खाली कराता है, कितना खाली कराना है इसको, ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो क्या करता है, पहले इनको धक्का देता है इधर बेटा कि चल भाई तुम इधर की सीख, ये इसके इधर की सीख। तो क्या हो जाएगा जरा देखिए तो 1 2 3 4। एक तो 2 को तो इसमें आ गया, 2 को इसमें आ गया और 2 को इसमें आ गया। तो 6 को तो इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गए, 2 को सीट खाली हो गया। एक पहले से एस है ये है और यहाँ पर पी है ये है। कितना चाहिए उसको, 6 को। तो बताओ ना, 1 2 3 4 5 6। काम बन गया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। पता नहीं ये किसने कहा है भाई, ऐसे मैंने कह दिया। तो डी में के कितने ऑर्बिटल हैं, डी में के ऑर्बिटल हैं 2 को। देखो डी में के 2 ऑर्बिटल, एस में के कितने हैं, तो D2 हुआ एस, और P में कितने हैं, 3। तो D2sp3। देखिए कहाँ है, D2sp3। आपका C चॉइस है, D2sp3। दोस्त इसके साथ कुछ तो आपको होमवर्क करना ही चाहिए। कल्पना करिए कि मैंने आपसे पूछा, कल्पना नहीं करना, मैंने पूछा ही पूछा। आपको बताना है कि जो कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, पहला। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो कैसी है। एक तीसरा क्वेश्चन भी आपको बोल रहा हूं, आप यहां पर 134.2 ग्राम कर दीजिए और फिर पता लगाइए कि मूललता कितनी होती है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, कितना 134.2 ग्राम करके मूललता निकालिए कि कितना हो रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो है कि आप इसको पता लगाना है कि डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, और फिर उसके बाद आपको बताना है इसका ज्योमेट्री आकृति क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है ये देखिए, अब आपको एक बात बता देते हैं, इसमें बताना है अभिक्रिया की कोटि। भाई साहब आप सबको ये सूचना दे दूं मैं कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन को लिख दिया जाए और उसको देख के बता दे कि उसकी अभिक्रिया की कोटि क्या है। या तो पहले से पढ़े होंगे, जानते होंगे रिएक्शन के बारे में, तो बताएंगे। मैंने यूं समझ लीजिए कि आप किसी को खड़ा करा दीजिए और देख के बताइए कि कौन चीज़ है, मास्टर है कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस है कि चोर है कि नेता है, अथवा पता नहीं क्या है। तो आप देख के नहीं बता सकते हैं। हाँ, उसके बारे में पहले से जानते हैं तो बता देंगे, अथवा उसकी एक्टिविटी देखेंगे तो बता देंगे, उसके काम देखेंगे तो बता देंगे। तो रिएक्शन को देख के बताने का कोई तरीका नहीं है। अब इस रिएक्शन को अगर आपको पहले पढ़ा हुआ है तो बताया जा सकता है। तो मैं आपको एक बात सजेस्ट कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। आपको शून्य कोटि का रिएक्शन पढ़ना है ना, प्रथम कोटि का रिएक्शन पढ़ना है ना, और द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। तो अक्सर एग्जामों में इनके एग्जाम्पल पूछे जाते रहे हैं। तो आप शून्य कोटि का एकादुका का एग्जाम्पल याद कर लीजिए, प्रथम कोटि का याद कर लीजिए, द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि के याद कर लीजिए। और एक क्वेश्चन और, एनी हाउ मुझे बताना है कि आपको बना या नहीं बना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको गणितीय व्यंजक निकालना है और मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पर। मेरे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर है 9835806582, और यह भी बताना है कि आप कहां से हमें ये सेंड कर रहे हैं। मैंने क्या क्वेश्चन बोला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोनों के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। अगर किसी वजह से आपको नहीं आता होगा तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको एक्सप्रेशन निकाल करके और वो आप तक पहुंचा दूंगा, अथवा उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए प्यारा सा।
तो आइए ये सब आप याद रखिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो सारे SW में लिखता। तो अब इस रिएक्शन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्त याद रखना होगा कि ये जो है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करता है 2HCl बनाता है, तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, बड़ा ही छोटा सा ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, इसको आपको रखना होगा, याद करना होगा। अब ये है आपको कितने समवायता दिखाता है। तो आइए ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल है। समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को समझने में, बनाने में हम लोग के पास अगर पर्याप्त टाइम रहे, मतलब ये जो हम आपको स्पेशली एग्जाम के लिए नहीं बना रहे होते तो इस पे बहुत ही मजे लिए जा सकते इस क्वेश्चन पर। आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये दो आइसोमर्स दिखाएगा, सिस और ट्रांस। सिस जब दोनों एक ही छोर, एक जो सेम चीजें जब एक तरफ होती है सिस कहते हैं, और ट्रांस कैसे होता है, ऐसे होता है। तो आइए जरा देखते हैं सिस बनता है कैसे। ये कोबाल्ट को बीच में रख दो और यहाँ पर NH3 लगा दो दोस्त, और उसी साइड में एक और NH3 लगा दो। आप समझ रहे हो ये सिस होने जा रहा है। और ये है इसको OX सिंबल होता है ना, ये OX, इसकी जो दंतुरता होती है 2 होती है, इसीलिए ऐसा करके दिखाना पड़ रहा है। तो दोनों एक साइड में हो गया, ये हो गया सिस। ट्रांस बनाना है इसका, तो ट्रांस अगर इसका मुझे बनाना है तो देखिए कुछ नहीं, एक ऊपर नीचे कर दीजिए CO। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई ये कुछ काम हो रहा है। देखिए ये हो गया ट्रांस। अब मैंने क्या कहा, एक साइड में अगर दोनों ग्रुप हो जाएंगे तो सिस, अगर ऊपर नीचे या इस तरह से हो जाते हैं तो ट्रांस, तो ऊपर नीचे हो गया, ये हो गया ट्रांस। तो दो आइसोमर्स तो आपको यहीं पर दिख रहा है। एक और आइसोमर्स बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या, वो है ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो सिस होते हैं ना, सिस, अगर मान लीजिए कि D है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो अगर यहाँ पर हम लगा दें इसका मिरर, या इसको गुजार दें, इससे होकर PPL गुजार दें, तो ये बाएं या दाएं की तरफ मुड़ेगा। तो इसका एक और भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, वो होगा अगर ये D है तो L बनाया जा सकता है, अथवा यह L है तो इसका D बनाया जा सकता है। तो सिस का जो है, देखिए ये तो 2 हो ही गया, और इसका एक और बनेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हुए, एक और शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और इस तरह से कुल मिला करके ये कितना आइसोमेरिज्म दिखाएगा, 3। लेकिन अगर आपसे कहा गया मेरे भाई यहाँ पर है, ये C है, मिट गया है। अगर आपसे कहा जाता कि कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना दिखाएगा, तो 1। लेकिन कुल पूछा गया तो कुल का मतलब हो गया 2 और 1 3 हो गया। अब आइए हम ये बनाते हैं। इसके लिए मैं मिटाना चाहूँगा, नाम तेरा लिख लिख कर मिटाते हैं। फिलहाल देखिए मैं तो क्वेश्चन मिटा रहा हूं, मैं चौक ले लूं। देखिए एक अर्थ सेल अभिक्रिया दिया गया है और ये दिया है 7 नंबर क्वेश्चन है। Zn से हो गया Zn++, और दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन है और E0 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 0.76 प्लस में। तो ये देखो ऑक्सीडेशन है दोस्त। इसका जब रिडक्शन निकालेंगे ना तो हमने ऐसे कर दिया Zn++, सीधे मैं लिख रहा हूँ थोड़ा संक्षेप में। तो Zn, तो ये जो साइन होता है ना बदल जाता है, मैंने प्लस से माइनस होगा और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैल्यू हो जाएगा -0.76 भी। उसी तरह से अगर इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लें तो वैल्यू चेंज हो जाएगा और हो जाएगा Fe++ Fe। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस हो गया 0.41 भी। तो कैसे ई सेल निकालते हैं, आपको याद है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल का मतलब होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड कैसे पहचाने, एनोड कैसे पहचाने, तो उसके लिए बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको एक समीकरण दिया गया थोड़ा सा लिख के बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर Zn+Fe++ से हो गया Zn++ और ये Fe। दोस्त लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ट्रिक है LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पर ये गेन कर रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एनोड जो ऑक्सीडेशन जो होते हैं ना, ये एनोड पर होता है, एनोड पर। तो इसका मतलब ये एनोड हुआ और ये क्या हो गया, आपका कैथोड हो गया। तो कैथोड में से क्या घटाना है आपको, एनोड घटाना है। तो E0 सेल हो गया आपके लिए, कैथोड हो गया कितना, तो देखिए यहाँ पर -0.41 भी, अब माइनस ये हो गया एनोड, यहाँ पर है -0.76 भी।
ये हो गया कितना -0.41 भी, अब प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.6 भी हो गया ये कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.35 भी हो गया। आप इसको नोट करिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले आते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए, वो सॉरी, ये ताड़ फंस रहा है पैरों में, बड़ा दिक्कत है यार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है कि H2SO4 से निर्जलीकरण किया जाता है तो कौन से अल्कोहल ना ये जो है आपको ब्यूट-2-इन देगा। तो देखिए, आपको ये चीज प्राप्त करना है, 8 नंबर है ना। तो अगर हम लोग ये कौन से अल्कोहल से, तो अगर हम लोग इसके रिवर्स चलें तो इसका मतलब होगा कि पेरेंट चेन में 4 कार्बन होना ही चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए, और इसी में एक जगह या तो इस पोजीशन पे नहीं तो इस पोजीशन पर क्या होना चाहिए, OH ग्रुप होना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर OH दे देंगे, जैसे मान लीजिए इसमें से कहीं पर भी OH दे के देखिए, CH OH मान लीजिए कि हमने यहाँ लगाया CH2 और ये, तो हमेशा ये क्या नाम हो जाएगा, गिन के देखिए 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो पहले तो देखिए कि 4 कार्बन आपको पेरेंट चेन में चाहिए, तो इसमें 4 कार्बन कहाँ है, तो यहाँ प्रोपीन 3 ही है, मिथाइल प्रोपेनॉल 3 ही है, और यहाँ पर देखिए कितना ब्यूटेन है, मैंने 4 है, और ब्यूटेन 2 ऑल है, और एक है ब्यूटेन 2 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल। सॉरी, ये हमें हमसे लग रहा है कि कुछ चॉइस गलत लिखा गया, दोनों एक ही लिखा गया है, ब्यूटेन 2 ऑल नहीं, कुछ और होना चाहिए ये। तो अब जरा देखिए ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल का अगर ऑक्सीडेशन कर दें, इसका कोई भी व्यक्ति कर दे निर्जलीकरण H2SO4 के प्रेजेंस में H2SO4, तो देखिए वो बन जाएगा कैसे, तो ये यहाँ से हटेगा, और आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ से हट सकता है या यहाँ से, तो क्या रूल कहता है, पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब और क्या होता है, गरीब होते हैं। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो ये OH ना यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाना पसंद करेगा, यहाँ से हटाना पसंद करेगा, तो यहाँ से हटाने का मतलब क्या हो गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH हो गया आपका। तो इस तरह से इसका सही जवाब है ब्यूटेन 2 ऑल। अब दोस्त मुझे माफ करिएगा, आप देख लीजिएगा, हो सकता है जिस क्वेश्चन बैंक से हमने लिखा दोनों का चॉइस एक जैसा लिख दिया गया हो। ब्यूटेन 2 ऑल इसका सही जवाब है, वो ब्यूटेन 2 ऑल या तो C में है या D में है, आप इसको देख लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। ओके, ब्यूटेन 2 ऑल याद रहेगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से द्वितीयक सेल है। अब यहाँ पर कोई मतलब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं रह गया, ये एक थ्योरेटिकल चीज है। लेक्लांसियस सेल को ड्राई सेल कहते हैं। पहले देखिए द्वितीयक सेल क्या चीज है। द्वितीयक सेल वह सेल होता है जैसे आपके मोबाइल का जो बैटरी होता है, बार बार चार्ज हो डिस्चार्ज हो, बार बार चार्ज हो डिस्चार्ज हो, और यह ड्राई सेल। अब जरा देखो तो टर्च वगैरह में जो लगाने वाली बैटरी है, रिमोट में लगाने वाली जो बैटरी है, अगर वो एक बार डिस्चार्ज होकर आपने अगर फेंक दिया तो वो जो है द्वितीयक सेल नहीं है। लेकिन आपके पास जो है लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि इन्वर्टर में लगी हुई बैटरी होती है, लेड स्टोरेज जो बैटरी है वो इन्वर्टर वाली, उसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज नहीं करते। तो इसका मतलब कि लेड स्टोरेज बैटरी किसका एग्जांपल हो गया आपका, ये द्वितीयक सेल का एग्जांपल हो गया। अब आइए लिखा हुआ कि निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। दोस्तों बायोडिग्रेडेबल बहुलक का क्या मतलब होता है, वह बहुलक जो कि जीवाणुओं के द्वारा नष्ट किया जा सके। जैसे हम पॉलिथीन लिए, कुछ खाए पिए और पॉलिथीन कहीं हमने गड्ढे में फेंक दिया, तो क्या पॉलिथीन नष्ट होता है, नहीं नष्ट होता ना। तो इसका मतलब पॉलिथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसी तरह से आपके पास पीवीसी जो पाइप, पीवीसी का जितना चीज़ है, जैसे घर में वायरिंग हो रहा हुआ पाइप है, गाड़ दीजिए कहीं मिट्टी में, बाल्टी गाड़ दीजिए प्लास्टिक वाला, कुर्सी गाड़ दीजिए, तो क्या सड़ेगा, क्या नहीं सड़ेगा, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उसी तरह से जो नायलॉन 6,6 है, ये भी जीवाणुओं के द्वारा निम्नीकरण नहीं होता है। तो बच गया सेलुलोज। तो सेलुलोज तो जानते ही हैं, ये सेलुलोज होता है, ये जीवाणुओं के द्वारा नष्ट किया जाने वाला एक बहुलक है। तो इस तरह से दोस्त ये 2011 था और इसके क्वेश्चनों को मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया। अगर इस सब के बावजूद भी इसमें कोई समस्या रह गई, प्रॉब्लम रह गया, तो मैं हूँ सही सलामत, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बार इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे 9835806582 पर। फिर हमारी भेंट होगी एक अगले वीडियो में एक नए वर्ष के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।